नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बात नेवर टेंशन की। जी हां, हमारे पड़ोसी मुल्कों की राजनीति इन दिनों किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं। फिर वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश या फिर नेपाल, ये तीनों ही मुल्क हाल के सालों में ऐसे हालात से गुजरे हैं जिसके बाद जहां जहां सत्ता पलटी, सरकार गिरी और तख्ता पलट हुए, इन घटनाओं में न सिर्फ इन देशों की राजनीति को हिलाकर रख दिया बल्कि भारत की सुरक्षा और कूटनीति पर भी सीधा सीधा असर डाला। पड़ोसी मुल्कों में हुई इस हलचल की वजह कभी जनता का गुस्सा रहा तो कभी आर्थिक संकट भी वजह बना, कभी सत्ता की अंदरूनी खींचतान तो कभी गलत नीतियां। इन सभी कारणों ने मिलकर पड़ोसी देशों में उथल पुथल मचा दी। असर सिर्फ इन देशों तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि भारत के साथ साथ संबंधों पर भी इसका सीधा असर पड़ा। भारत की तो नीति ही है नेबरहुड फर्स्ट, यानी समस्या आने की स्थिति में भारत ही वो देश होगा जो एक सच्चे पड़ोसी का फर्ज निभाने के लिए तत्पर तैयार रहेगा। खैर, हाल के इन सारे घटनाक्रमों को आज समझेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका क्या है इंपैक्ट भारत पर। इनसाइड आउट में आज जानेंगे बांग्लादेश में तख्ता पलट के कारण क्या रहे। क्या शेख हसीना का जाना, यूनुस खान का सत्ता में आना बांग्लादेश के हित में रहा? बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर भारत की सीमाओं और सुरक्षा पर कैसे पड़ रहा है, यह भी जानेंगे। बांग्लादेश की अस्थिरता से चीन और पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है? 2022 में श्रीलंका इतने गहरे संकट में क्यों डूबा कि जनता ने राष्ट्रपति को ही भागने पर मजबूर कर दिया? भारत ने श्रीलंका को आर्थिक मदद दी, लेकिन क्या इससे चीन का प्रभाव कम हुआ या फिर और बढ़ गया? श्रीलंका की अस्थिरता का असर हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक रास्तों पर कितना गहरा है? नेपाल में युवाओं का यह आंदोलन सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ था या सत्ता बदलने की साजिश कहीं और से हो रही थी? नेपाल में अस्थिरता से चीन को कितना फायदा मिल रहा है? खुली सीमा के कारण नेपाल की अस्थिरता भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितनी खतरनाक? क्या नेपाल अब भी भारत का पारंपरिक सहयोगी है या धीरे धीरे चीन की ओर झुक रहा है? पड़ोसी देशों में लगातार अस्थिरता भारत की विदेश नीति के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्या भारत को इन देशों में सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए या सिर्फ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहिए? चीन इन तीनों देशों यानी श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में लगातार अपनी पैठ बना रहा है। भारत इस दौड़ में कहां खड़ा है, यह भी आपको सीधे सीधे समझाने की कोशिश होगी। पड़ोस पहले नीति यानी नेबरहुड फर्स्ट क्या आज के हालात में भी उतना ही सफल माना जा सकता है जितना इसके शुरुआती दिनों में से कहा गया? इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की, टटोलने की कोशिश करेंगे इनसाइड आउट में अगले आधे घंटे में। चीन एक ऐसे बाज की तरह, एक ऐसे गिद्ध की तरह है जो कि अस्थिरता का वेट करता रहता है। वो टकटकी लगा के देखता रहता है कि किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन से पेंडेमिक फैलाया, कोविड फैलाया, तो उसका एक आरोप चीन के ऊपर है। या तो वो इस तरह की सिचुएशन पैदा करता है राष्ट्रों के बीच में, देशों के बीच में, और फिर उसका मतलब आर्टिफिशियल कियोस्क को वो क्रिएट करता है, फिर वो उसका फायदा उठाता है। चीन के अगल बगल जितने भी देश हैं, किसी भी तरीके का, वो चाहे नेचुरल कैलामिटी ही क्यों ना हो, अगर भूखमरी भी आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा अगर किसी भी देश में पड़ जाए, तो चीन की गिद्ध दृष्टि वहाँ पड़ी रहती है। वो किसी न किसी तरीके से अपने हितों को साधने के लिए लगा रहता है। शुरुआत श्रीलंका से करते हैं। साल 2022 श्रीलंका के इतिहास का सबसे टर्बुलेंट दौर यह साबित हुआ। आर्थिक संकट ने देश को घुटनों पर ला दिया। पेट्रोल, डीजल, दवाइयां और खाने तक की जो तमाम चीजें थी उनमें भारी उछाल आया। उनके दाम भारी तादाद में बढ़े। हालात इतने खराब हो गए कि आम जनता के सब्र का बांध टूट गया और तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ मास प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और फिर वो दिन भी आया जब गुस्से से भरी हुई बेकाबू जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई और आखिरकार राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। यह किसी तख्ता पलट से कम नहीं कहा जाएगा। सत्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी और सेना को हालात काबू करने पड़े। श्रीलंका में हुआ यह सत्ता परिवर्तन कब हुआ, क्यों हुआ, आइए
इसे तारीखों के जरिए समझेंगे। सबसे पहले संकट का कारण उसे समझते हैं। साल 2021-22 यानी ठीक कोविड काल के बाद श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हुआ। देश की विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन रिजर्व तेजी से घट गए, ईंधन, खाद्य, दवाइयों की किल्लत होने लगी और महंगाई चरम पर पहुंच गई। जनता ने गुस्सा जताया और सरकार से इस्तीफे और जवाबदेही की मांग तेज होने लगी। विशेषज्ञों के मुताबिक ये पूरा संकट 2019 से शुरू हुई नीतियों और बाद की कर्ज समस्या का नतीजा कहा जा सकता है। सरकार की ओर से समय पर सही फैसले नहीं लिए गए, जिसका नतीजा अराजकता के रूप में सामने आने लगा। साल 2022 अप्रैल से मई महीने के बीच श्रीलंका की सड़कों पर प्रदर्शन आम हो चुका था। 9 मई 2022 तक के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया। यह सरकार पर बढ़ते दबाव का पहला बड़ा राजनीतिक असर था। उसी महीने 12 मई को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने संकट शांत करने की कोशिश में रणिल विक्रमासिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। लेकिन जुलाई का महीना आते आते देश में विरोध चरम पर पहुंच गया। 9 जुलाई 2022 देश भर में विरोध बढ़ते बढ़ते प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचे। सरकार की ओर से कर्फ्यू और इमरजेंसी तक लागू कर दी गई, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। 13 जुलाई 2022 राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश छोड़ने की तैयारी की और विदेश रवाना हो गए। श्रीलंका से वो पहले मालदीव पहुंचे, फिर सिंगापुर। उसी दिन प्रधानमंत्री रणिल ने अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के फंक्शन संभालने की स्थिति में कदम रखा। 14 जुलाई 2022 राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आधिकारिक रूप से सिंगापुर से ही अपना इस्तीफा भेज दिया। 15 जुलाई 2022 प्रधानमंत्री रणिल विक्रमासिंघे ने श्रीलंका के एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली। 20 और 21 जुलाई को संसद ने गुप्त मतदान में रणिल विक्रमासिंघे को राष्ट्रपति के रूप में चुना, जिसके बाद उन्होंने दिनेश गुणवर्धना को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। श्रीलंका की नई सरकार का प्राथमिक फोकस था देश में आपूर्ति बहाल करना, अंतर्राष्ट्रीय मदद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत कर कर्ज पैकेज सुरक्षित करना। रणिल की अंतरिम और बाद की सरकार के दौर में राजनीतिक असंतोष कम नहीं हुआ। इस सिलसिले में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव हुए और अचानक राजनीतिक हालात बदल गए। अनुरा दिसानायके नाम के विपक्षी नेता ने चुनाव जीतकर 23 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति पद संभाल लिया। उन्होंने इंटरिम कैबिनेट बनाई और नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। ये जीत पारंपरिक बड़े दलों से जनता की नाराजगी को साफ तौर पर दिखा रही थी। आज के श्रीलंका की बात करें तो 2022 के बाद की नीतियों, IMF समझौते और विदेशी निवेश की योजनाओं में अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन रिकवरी धीरे बताई जा रही है। साल 2025 में सरकार ने विकास लक्ष्य को बहुत सी बड़ी परियोजनाएं अपने सामने रखी है। हालांकि निवेश और विकास के संकेत तो है, पर रोजमर्रा की महंगाई और कर्ज की चुनौती अभी भी बनी हुई है। 2022 में श्रीलंका में गोटबाया राजपक्षे के सत्ता छोड़ने से भारत पर बड़ा असर पड़ा। उस समय श्रीलंका भारी आर्थिक संकट में था और भारत ने सबसे पहले मदद दी। ईंधन, दवाइयां और लगभग 4 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन। इससे भारत की छवि मजबूत हुई। गोटबाया राजपक्षे की सरकार पर चीन का असर काफी बड़ा हुआ था। कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हम्बनटोटा पोर्ट चीन से जुड़े थे। जब राजपक्षे परिवार सत्ता से हटा तो भारत के लिए ये एक मौके जैसा था। नई सरकार ने संतुलित नीति अपनाई और भारत को ज्यादा अहमियत दी। इससे हिंद महासागर में भारत का रणनीतिक प्रभाव थोड़ा मजबूत हुआ। जब इकोनॉमिक टर्मोइल शुरू होता है या शुरू किया जाता है विलिंगली या अनविलिंगली या किसी थर्ड पार्टी या किसी और देश के इंटरफेरेंस से, तो सारे तरीके की प्रॉब्लम वहाँ शुरू हो जाती हैं। जैसे रोजगार की प्रॉब्लम हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम की इकोनॉमी डूबती जाती है देश की। ठीक श्रीलंका में यही हुआ।
कुछ गलत पॉलिसी किसी दूसरे देशों के सलाह पे उन्होंने पहले ये बोला कि भाई ये सारी खेती छोड़ करके ऑल ऑफ सडन आप जैविक खेती करिए, तो ऑल ऑफ सडन किसी भी एग्रीकल्चर सिस्टम को, किसी देश के पूरे किसी भी बैंकिंग या एग्रीकल्चर सिस्टम को ऑल ऑफ सडन शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तो रूट कॉज वहाँ से है। जब इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आपका शुरू हुआ और कुछ ये मान के चलिए कि कोविड वगैरह इन सब चीज़ों के कारण टूरिज्म पे श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, वो अफेक्टेड होने लगी। तो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है या डेली बेसिस पे जो रोज़गार था वो घटना शुरू हो गया। और जब घटना शुरू होता है तो पब्लिक के लिए अनंतिम अगर देखा जाए कोई सपोर्ट होता है तो अपने देश के गवर्नमेंट के लिए देखती है क्राइसिस के टाइम पे, कि वो ये चाहती है कि गवर्नमेंट वहाँ मदद करे। गवर्नमेंट का खजाना खुद खाली है, गवर्नमेंट मदद नहीं कर पाती है, फिर वो राष्ट्र या वहाँ की गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके के चंगुल में, डिफरेंट देशों के षड्यंत्र में फंसती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में चीन का जो इंटरफेरेंस हुआ कि भाई आप हमसे कर्ज लो, हम टोटा ये दीजिए वो दीजिए, ऐसे इस तरह की शर्तें शुरू होती हैं। एक लेवल के बाद ये चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो जाती है और जनता का विश्वास तत्कालीन जो शासक होता है उससे उठ जाता है। सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने भारत को संतुलित और भरोसेमंद साथी माना, जबकि चीन का असर थोड़ा कम हुआ। तमिलनाडु में भी इसका असर देखने को मिला, क्योंकि शरणार्थियों और मछुआरों के मुद्दे फिर से उठे। कुल मिलाकर भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति मजबूत हुई और दोनों देशों के रिश्ते और करीबी बने। अब बात बांग्लादेश की, जहां की राजनीतिक तस्वीर बदलने में महज कुछ घंटों का ही समय लगा। साल 2024 बांग्लादेश भी राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरा। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विपक्ष और जनता के बड़े हिस्से ने कड़ा मोर्चा खोल दिया। आरोप लगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, सरकार लोकतंत्र को दबा रही है। देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए, सेना तक को बुलाना पड़ गया और हसीना को आखिरकार सत्ता छोड़कर जाना पड़ गया। वहां भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जगह स्ट्रीट पावर और मिलिट्री इंटरवेंशन हावी दिखाई दिया, जिससे तख्तापलट जैसी ही तस्वीर पेश हुई। तारीखों पर नजर डालें तो बांग्लादेश में छात्रों ने 2024 की शुरुआत में यहां चल रहे कोटा सिस्टम के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन शुरू किया। दरअसल बांग्लादेश का कोटा सिस्टम सरकारी नौकरियों में आरक्षण की एक व्यवस्था थी। इसमें लगभग 56% सीटें आरक्षित थी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी 30% फ्रीडम फाइटर कोटा था, जो 1971 की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले योद्धाओं और उनके बच्चों पोतों के लिए रखा गया था। बाकी सीटें महिलाओं, अल्पसंख्यक, विकलांगों और पिछड़े जिलों के उम्मीदवारों को दी जाती थी। इस कारण केवल 44% सीटें ही पूरी तरह से मेरिट यानी कि परीक्षा में योग्यता के आधार पर मिलती थी। देश के छात्रों और युवाओं का मानना था कि इतनी बड़ी संख्या में कोटा होने से योग्य उम्मीदवारों के मौके घट रहे हैं और कई बार इस सिस्टम का दुरुपयोग भी होता है। इसी असंतोष के चलते 2024 में जबरदस्त छात्र आंदोलन शुरू हुआ। जुलाई से अगस्त 2024 के बीच छात्र विरोध चरम पर पहुंच गया। नतीजा रहा सत्ता परिवर्तन। 21 जुलाई 2024 यही वो तारीख थी जब बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी नौकरी के 93% पद मेरिट यानी योग्यता के आधार पर होंगे, केवल 5% ही रिजर्व्ड होंगे। लेकिन यह प्रावधान छात्रों और जनता को संतुष्ट नहीं कर पाया। विरोध जारी रहे और बढ़ते रहे। 5 अगस्त 2024 को जनता का विरोध इतना ज्यादा हो गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़कर भारत चली गई। इसी समय संसद को भंग कर दिया गया। 8 अगस्त 2024 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर के रूप में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा गया। इस सरकार का काम शांतिपूर्ण हालात बहाल करना, विरोध के दौरान हुई हिंसा की तह तक जाना, न्याय व्यवस्था को संभालना और अगले चुनाव की तैयारी करना था। यूनुस सरकार ने लगभग 27 मंत्रालयों के दायित्व अपने पास रखे और अन्य सलाहकारों यानी एडवाइजर्स को नियुक्त कर दिया गया, जिसमें छात्र नेता, नागरिक समाज के लोग और कुछ पूर्व सरकारी अधिकारी शामिल रहे। मई 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की गतिविधियों को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत प्रतिबंधित कर दिया। पार्टी को ऑनलाइन और सार्वजनिक गतिविधियों से रोक दिया गया।
13 मई 2025 बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने आवामी लीग का पंजीकरण भी रद्द कर दिया। यानी आवामी लीग अब देश के चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकती। बांग्लादेश में इतना प्रॉब्लम होने के बाद, भारत का विरोध होने के बाद भी चावल मांगने भारत से ही आ रहे हैं। चावल और चीनी वो भारत से ही मांग रहे हैं और भारत दे भी रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, जितने तेजी से पड़ोसी देश आपको मदद कर सकता है, वो भी भारत जैसा, जिसकी नीति ही हमेशा उदारवादी रही है, भारत के पड़ोसी देशों को भारत जो मदद कर सकता है वो बाहर से कोई मदद नहीं कर सकता। नेपाल इसका उदाहरण है। वहाँ के जो सेक्युलर और फर्जी बुद्धिजीवी थे, वामपंथी थे, उन्होंने बोला जी हम नमक चाइना से मंगाएंगे, मंगाना शुरू किया। 150-200 रुपए किलो नमक का दाम पहुँच गया। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कॉस्ट होती है। तो मैं समझता हूँ कि पड़ोसी देशों में अगर अस्थिरता होगी, आप बहुत सारे छोटे मोटे भारत के अगल बगल जो द्वीपों पे बसे हुए मालदीव वगैरह का उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, वो जोश में आके उन्होंने किया, लेकिन अल्टीमेटली उनको पता चला कि भारत ही अपना हितैषी और मित्र है। तो पड़ोसी देशों में अस्थिरता भारत के लिए या किसी भी देश के लिए चुनौती होगी। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, पड़ोसी देशों को भी समझ में आने लगा कि हमारा भारत से संबंध मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, उनके अपनी संप्रभुता और उनके अपने स्थिरता और खुशहाली के लिए। बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन का भारत पर बड़ा असर देखने को मिला। शेख हसीना भारत की करीबी मानी जाती थी, इसीलिए नई सरकार के आने से रिश्ते बदलते नजर आए। बांग्लादेश में कई दल भारत विरोधी रुख रखते हैं, जिससे एंटी इंडिया भावना बढ़ने की संभावना है। सीमा सुरक्षा और शरणार्थियों का दबाव भारत के लिए नई चिंता है। कुल मिलाकर भारत को नई सरकार के साथ तालमेल बैठाना होगा, ताकि रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते बिगड़े ना। विदेशी मामलों के जानकारों के मुताबिक बांग्लादेश की स्थिति पर भारत एक सतर्क दृष्टिकोण बनाए हुए है। बांग्लादेश में स्थिति पर बारीकी से नजर रखते हुए वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम हो रहा है। सीधे हस्तक्षेप में जो हमारे जो कूटनीतिक संबंध हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि हमें अपने कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करके और आगे बढ़ाकर कारगर करना चाहिए, ताकि जो ये देश हमको संदिग्ध की स्थिति अगर देखते भी हैं तो उनको ये भरोसा रहे कि भारत उनका हमेशा साथी रहेगा। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो भारत का साथ उनके लिए मुनासिब है और फायदेमंद है। और चलिए अब हाल नेपाल का जानते हैं, जहां जेनजी प्रोटेस्ट ऐसा रंग लाया कि देश की सरकार ही बदल गई। हालांकि नेपाल की राजनीति में अस्थिरता कोई नई बात नहीं। नेपाल में बार बार सरकारें गिरती रही हैं और संसद भंग होती रही है। हाल के दौर में भी प्रधानमंत्री बदलने की होड़, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के टकराव और बार बार गठबंधन टूटने की वजह से सत्ता में लगातार उठापटक चलती रही। इसे सॉफ्ट कू कहा जा सकता है, जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और सत्ता समीकरण अचानक बदल जाते हैं। सबसे पहले आपको हालिया बदलाव की जानकारी दे देते हैं। 4 सितंबर 2025 नेपाल सरकार ने अचानक करीब 26 लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब आदि, इन सबको बंद करने का फैसला किया। यह कहकर कि ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए नियमों के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। इस सोशल मीडिया बैन की वजह से खासकर जनरेशन जी में भारी गुस्सा देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुए, सरकार के खिलाफ एंटी करप्शन और राजनीतिक पारदर्शिता की मांग तेज होने लगी। प्रदर्शन अचानक हिंसक हो उठे। प्रदर्शनकारी नेपाल को जलाने पर आमादा दिखे। कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया और सिटिंग कैबिनेट के मंत्रियों की जान पर आ गई। 9 सितंबर 2025 देश के बढ़ते विरोध के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। 12 सितंबर 2025 राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता सौंप दी। सुशीला नेपाल की पहली महिला पीएम बनी। इसी दिन संसद भंग की गई और नया आम चुनाव 5 मार्च 2026 के लिए तय कर दिया गया। इस बीच सरकार ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए आपातकाल लागू किया। यंग लोग थे और युवा वर्ग के लोग, जेनजी जिनको बोल रहे हैं ये, उनमें से काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा तबका जो नेपाल में भ्रष्टाचार रहा है या पावर के एक जो मोनोपोली रही है, ये
उसकी अदावत करने वाले ज़्यादातर लोग उसके थे ही। लेकिन मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जैसे कि और बाकी कंट्रीज़ में हुआ कि जो एक आंदोलन जो युवा वर्ग से शुरू हुआ, धीरे धीरे कुछ ऐसे लोगों के हाथ में या उन लोगों के शामिल हो गए हैं जिनका उद्देश्य सत्ता परिवर्तन रहा है, और सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से आगे बढ़े हैं। तो जो युवाओं के जो एक कुछ प्रॉब्लम्स थी वो शायद पीछे रह गई हैं और सत्ता परिवर्तन का उद्देश्य आगे आ गया है। उम्मीद मैं ये रखता हूँ कि इसके बाद में जब जो अभी की जो सरकार है, जो उन्होंने कहा है कि मार्च में चुनाव करवाएंगे ये, तो उस चुनाव के होते हुए जो सरकार आएगी वो युवा वर्ग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर ध्यान देंगी। नेपाल में 2025 से पहले भी अस्थिरता का दौर रहा है। नवंबर 2022 में हुए आम चुनाव में न्यू पार्टी बंटवारे के बाद कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ला सकी। दिसंबर 2022 में पुष्प कमल दहल ने सरकार बनाई। पहले नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन बाद में सीपीएन यूएमएल के साथ हाथ मिला लिया गया। साल 2023 में सरकार में गठबंधन संघर्ष जारी रहता है। चुनाव के बाद छोटे छोटे दलों की भूमिका बढ़ी, गठबंधन टूटने बनने के किस्से सामने आते रहे। मार्च 2024 में प्रचंड कमल ने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़ा और सीपीएन यूएमएल आदि पार्टियों के साथ मिलकर नई गठबंधन सरकार बनाई। जुलाई 2024 में सीपीएन यूएमएल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक गठबंधन समझौते के तहत फिर से सत्ता संभाली, जिसमें सरकार की वरिष्ठता का मुद्दा शामिल था। 2024-25 के दौरान राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती ही चली गई। जनता में आम भ्रष्टाचार की शिकायत, नेतृत्व की बेमानी आवाजें, युवा जनरेशन द्वारा ज्यादा सवाल उठने लगे। सरकार के फैसले, नीति बदलावों का भरोसा कम हुआ। नेपाल या भारत हमारी अपनी एक संयुक्त संप्रभुता है। स्पेशली कल्चर के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमारे इतिहास और ये सब चीज़ें जुड़ती हैं। इन चीज़ों को चेंज करना कि केवल जी हम नई व्यवस्था लाएंगे, सेक्युलरिज्म लाएंगे, वहाँ के जन जी ने मना कर दिया सेक्युलरिज्म को मानने के लिए। उनको ये लगा कि हमें पुरानी राजशाही व्यवस्था में हम ज़्यादा संपन्न थे, और अब वहाँ पे जो नेपाल के जो विरोध में है, वहाँ पे तथाकथित अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं, जो सेक्युलरिज्म का फेवर लेते हैं, वो अब वो हल्ला मचा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश की जनता को जब उसके बौद्धिक और एक इतिहास होता है, लगता है कि उसका ह्रास हो रहा है, वहाँ के नेता, वहाँ का शासक इस तरीके से उनके कल्चर को जो है क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है, आइडियोलॉजिकल क्षति, तो परिणाम यही होता है जो नेपाल में हुआ है। नेपाल में हुआ यह बदलाव भारत की थोड़ी चिंता जरूर बढ़ाने वाला है। नेपाल भारत और चीन के बीच रणनीतिक बफर की तरह है, इसीलिए यहां की सरकार किसी देश के करीब है। इससे भारत नेपाल रिश्तों का स्वरूप तय होता है। भारत समर्थक सत्ता होने पर व्यापार, कनेक्टिविटी और कूटनीति सहज रहती है, जबकि चीन झुकाव वाली सरकार सीमा विवाद और तनाव बढ़ा देती है। 1750 किलोमीटर खुली सीमा के कारण भारत को सुरक्षा पर खास ध्यान देना पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से भी नेपाल भारत पर निर्भर है, इसीलिए रिश्ते बिगड़ने पर दोनों प्रभावित होते हैं। कुल मिलाकर काठमांडू की राजनीति सीधे भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और रणनीति को प्रभावित करती है। इन तीनों देशों में सत्ता की उठापटक भारत के लिए सिर्फ राजनीतिक खबर नहीं, बल्कि ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और अर्थव्यवस्था से सीधी कनेक्टेड है। भारत को ऐसे हालात में संतुलन साधना पड़ता है ताकि पड़ोसी देशों की अस्थिरता का नुकसान हमारी किसी भी तरीके से स्थिरता और ग्रोथ पर न पड़े। भारत की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो एक छोटा सा आइलैंड भी अगर देखेंगे ना, तो किसी देश की समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। आप ये देखिए कि बांग्लादेश में जो यूएसए और बांग्लादेश या शेख हसीना की प्रॉब्लम थी, एक छोटे से आइलैंड की ही तो वो समस्या थी। 1-1.5 किलोमीटर लंबा आइलैंड था जो कि अमेरिका कब्जा करना चाहता था। वो अपना वहाँ बेस बनाता, और बेस बनाने के बाद ऐसे ऐसे हथियार वहाँ पे रखे जाते हैं कि कई देशों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक श्रीलंका एक पूरा देश था जो कि भारतीय कल्चर से मिलता जुलता है। भारत और श्रीलंका की सभ्यता और संस्कृति लगभग बराबर है।
तो 360 डिग्री देखा जाए, केवल सुरक्षा ही नहीं, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटीग्रिटी अगर देखा जाए इस पूरे हिंद महासागर में जितने भी देश हैं तो उसको भी खतरा था। तो श्रीलंका, नेपाल, इन सब देशों पे अगर कोई चेंज होता है, खतरा आता है, तो पूरे खित्ते की, पूरे रीजन का जो एक सम्मिलित कल्चर है वो आइडियोलॉजिकल खतरा भी बहुत ज़बरदस्त होता है, सामरिक और इकोनॉमिक खतरा तो होता ही है। इनसाइड आउट के आज के एपिसोड में हमारा और आपका साथ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ, जिसकी तह तक जाकर आपके सामने रखेंगे इनसाइड आउट। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।